अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो फोर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। फोर्स होता क्या है? जब हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लगाया और एक तरफ से 2 न्यूटन लगाया, तो नेट फोर्स एक डायरेक्शन में कितना हो गया? 8 न्यूटन। आप यूं समझे, नेट फोर्स एक डायरेक्शन में कितना होता है? जितना कैंसिल होकर बचता है, एक तरफ से 10 न्यूटन लगाया और एक तरफ से 2 न्यूटन लगाया, तो जिधर 10 न्यूटन लगाया उस डायरेक्शन में कितना बचा? 8 न्यूटन। तो वो जो 8 न्यूटन का नेट फोर्स लगा, उस बॉडी पर फोर्स लगने से उस बॉडी का क्या होता है? रेस्ट में रहने से मोशन में आता है, या अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है या उसकी स्पीड घट जाती है। स्पीड कब बढ़ती है? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में जाए, और अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड घट जाएगी। और क्या हो सकता है? डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और क्या चेंज हो सकता है? शेप चेंज हो सकता है। ये सारी एक्टिविटीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको वो देखना भी है। मेरी बात समझ आ रही है? और हम लोगों ने एक फोर्स पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन। जब आप क्या करते हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी में चलने की कोशिश करता है तो आप फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं लेकिन वो बॉडी आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। वो किसकी वजह से लग रहा है? कांटेक्ट में आने की वजह से। लेकिन अब जब आप बहुत डेप्थ में पढ़िएगा कि वो जिसको हम कांटेक्ट कहते हैं वो बेसिकली कांटेक्ट में नहीं है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। बहुत ही छोटा, मतलब हमको लगता है ना पूरा का पूरा जो बॉडी हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर इसको बहुत ही नैनोस्कोप वगैरह से देखा जाए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जो देख सकता है, वो क्या देखता है कि हमारा बॉडी, ज़्यादातर जगह हमारा बॉडी का जो है वो खाली है। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि जो बॉडी वो बनी किससे है? वो एटम से बनी है, और एटम की 99.99% चीज़ें खाली है। अब तक जो आप पढ़े हैं वो सारी चीज़ें सही है, वो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रो का मतलब बड़े तौर पर देख रहे हैं कि चीज़ें कंटिन्यूअस हैं, लेकिन बेसिकली सब में होल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आपने सारी चीज़ें सही पढ़ी हैं। तो कांटेक्ट फोर्स जिसको कहते हैं वो मैक्रोस्कोपिकली, मतलब बड़े तौर पर लगता है कि कांटेक्ट में आया तब फ्रिक्शन हुआ। और एक क्या होता है, जब चीज़ों को आप ऊपर बेंच के ऊपर कोई सामान रखते हैं तो रखने की वजह से, अब वेट क्या होता है? अर्थ अपने सेंटर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। अब ये फोर्स लगाने के बाद भी वो बॉडी नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है, तब तो बॉडी रेस्ट में था और रेस्ट में है। आपको ये अगर कोई पूछे कि अगर टेबल में एक बुक है, वो बुक नीचे वहीं पे कैसे पड़ा हुआ है? फोर्स तो नीचे लग रहा है, बॉडी को तो रेस्ट से मोशन में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स नीचे लगता है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? जो ऊपर फोर्स लग रहा है सरफेस के द्वारा, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? और जब आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे स्लाइड करना चाहते हैं और आप फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो बॉडी एक आपस में क्या रहना चाहता है? आपस में कोई मोशन नहीं करना चाहता है, दैट इज रिलेटिव मोशन नहीं होने देना चाहता है। ठीक है? कभी क्या होता है, बेंच को आप खिसकाते हैं या टेबल खिसकाते हैं, साथ में बुक भी आ जाता है, तो बुक और टेबल के बीच का कोई मोशन नहीं होता। तो वो जो फ्रिक्शन है वो किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का। फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा लगता है कि वो कांटेक्ट में आने की वजह से होता है, लेकिन अगर बहुत ही डेप्थ में जाना है तो वो भी क्या है? बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन आपको अभी कांटेक्ट फोर्स याद रखना है, लेकिन बाद में जब आप बेसिक फोर्सेस के बारे में जानिएगा तो उसमें आप ये समझिएगा कि कोई कांटेक्ट फोर्स नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वो भी पढ़िएगा, फिर कांटेक्ट फोर्स अलग से, फ्रिक्शन पढ़िएगा। लेकिन डेप्थ में जाने से आपको बेसिक फोर्सेस क्या नजर आएंगे? दो ही। क्या क्या? एक मास की वजह से। मास क्या होता है? जिसका यूनिट किलोग्राम होता है। जैसे अर्थ के पास बहुत मास है तो उसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फील्ड्स का जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे इस बॉडी के पास मास है, अर्थ के पास भी मास है, दोनों के बीच क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन। याद रहे कि फोर्स अकेले होता नहीं है। तो मास की वजह से जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड्स का जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी के अंदर एक और एक चीज होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। वो ऐसे तो बैलेंस्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं
उतने ही प्रोटॉन्स हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या होती है, 0। लेकिन क्या होता है कभी रब करने से या एक दूसरे पे रगड़ने से, वही रब करने से, फ्रिक्शन होने से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। तो किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और किसी में कम इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाता है, कम इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको याद रखना है। तो वो जो चार्ज एक्सेस होने की वजह से, नेट चार्ज आ जाने की वजह से उसमें क्या होता है, एक नया टाइप का फील्ड आ जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो आप देखे होंगे इस तरह से रब करने से कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है बताइए, वो चार्ज है, बॉडी चार्ज हो जाता है। और जब बॉडी चार्ज होता है तो उसका जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है। दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द वीकेस्ट फील्ड एक्चुअली। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो क्या है, बहुत ही कमजोर, सबसे कमजोर अगर नेचर में कोई फोर्स अब तक एग्जिस्ट करता है, जितने सारे फोर्सेस हमने डिस्कवर किया है उसमें सबसे कमजोर कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको ये लिख लेना है, वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे मजबूत कौन है, हमने बोला अभी इस तरह से रब करने से कागज के टुकड़े अर्थ को अट्रैक्ट करके रखे थे ना, लेकिन वो ऊपर क्यों आ जाते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग। दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। इसका रीजन क्या है, मास, और इलेक्ट्रिक फोर्स का रीजन क्या है, चार्ज। अब क्या होता है जब आप आगे पढ़िएगा, जस्ट मैं आज थोड़ी थोड़ी बातें बता दूं कि चार्ज जब मूव करता है, क्या करता है, मूव। हैंस क्रिश्चियन वेरस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट आया 1820 में, उन्होंने एक नई चीज लेके आया। वैसे सारी चीजें तो नेचर में हैं, बट चीजें डिस्कवर होती है धीरे धीरे। उन्होंने क्या देखा कि वो आप देखे होंगे बिजली, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो ही स्विच ऑन किया, नजदीक में कंपास रखा हुआ था। कंपास का मतलब अंदर में एक नीडल होता है जो मैग्नेट का बना हुआ होता है। उन्होंने देखा स्विच ऑन करने की वजह से मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो गया। तो उन्होंने क्या समझा, वो समझा कि चार्ज जब फ्लो करता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। आपको भी याद रखना है, चार्जेस इन मोशन कॉजेज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो चार्ज की बात अगर करें, चार्ज रुका हुआ था, स्टैटिक कंडीशन में था, तो वो कौन सा फील्ड था, कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब चार्ज मोशन में आ गया तो कौन सा फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ आ रही है, ये चार्ज एक रीजन हो गया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी हुआ। फिर अब बाद में पढ़िएगा, चार्ज जब मोशन में तो आया लेकिन वो एक्सेलरेट हो गया, मतलब उसकी स्पीड या तो बढ़ गई या स्पीड घट गई, ठीक है, या डायरेक्शन चेंज किया, तो वो एक नई बात लेके आया जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी आपको जस्ट याद रखना है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से। चार्ज कैसे आता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग लगाते हैं सेल, ठीक है, ये सब समझेंगे। और जब वो एक्सेलरेट हो जाए तो कौन सा फील्ड आता है, कौन सा वेव क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खूबी ये होती है कि वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है विदाउट एनी मीडियम। उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम आए तो उसकी स्पीड घट जाती है। ये साउंड को मीडियम की जरूरत है, बगैर मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए साउंड चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो मेरी बात समझ आ रही है। तो फ्रिक्शन क्या होता है ना, कि जब आप एक बॉडी को नीचे से एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड होकर दूसरे में चले जाता है, और दूसरे में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। आप इतना समझे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अभी मानना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, चार्ज स्टैटिक कंडीशन में रुका हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। और अगर क्या करे, एक्सेलरेट करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। तो ये दोनों रिलेटिव है, क्योंकि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव है। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, आपको याद रखना है चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों हो जाए एक साथ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका रीजन क्या हो गया बताइए, इसका रीजन हो गया चार्ज। ग्रेविटेशनल का रीजन क्या हो गया, मास। ये सब लॉन्ग रेंज फोर्स। व्हाट डज लॉन्ग रेंज फोर्स मीन, कि बहुत दूर दूर तक फोर्स लगता है। इस पेन को अगर मैं 10 किलोमीटर ऊपर भी लेके चले जाऊं तब भी अर्थ इसको अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ खींच लेगा। लेकिन जब आप न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, अभी न्यूक्लियस क्या है, केमिस्ट्री में चीजों पढ़िएगा, जो बॉडी किससे बनी है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल किससे बने, एटम से, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इस तरह का ये एटम है, और बहुत छोटी सी जगह में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, और 99.9% जगह खाली। आप कहिएगा ये कैसे, हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। आप अगर देखिएगा घर में आपका जो
वो है क्या कह रहे हैं, खिड़की है आपकी, तो खिड़की में कितने छेदे होंगे, 10 होल्स हैं, वो 10 होल्स अगर 10,000 होल्स कर दे, इतने छोटे छोटे छेदे होंगे, आपको दिखेगा नहीं, लगेगा कंटिन्यूस है। तो उसी तरह की बात होती है, बहुत छोटा सा छेदा होता है, बट इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा छेदा होता है, क्योंकि एटम बहुत छोटा है। तो ये आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। तो अब क्या है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगते हैं ना, वो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर फोर्सेज है। दो तरह के न्यूक्लियर फोर्सेज होंगे, वो बहुत छोटे से रेंज के लिए, बहुत कम, 10 पे पावर -15 मीटर, जो आपको समझ भी नहीं आएगा। एक फेम्टोमीटर, 1 मीटर का करोड़ों भाग करेंगे, छुटका सा भाग, उतने छोटे में जो डिस्टेंस में जो फोर्स लगता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो ये अलग ही डिपार्टमेंट है, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, इससे ज्यादा मजबूत कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और सबसे कमजोर फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल। बीच में कौन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आपको तो ये शॉर्ट रेंज के बारे में जानना ही नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। चाहे वो किसी बॉडी को नीचे, अब मैंने बताया किस में रखें, अगर टेबल में रखते हैं तो वो कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है। उसी तरह से अगर आप मान लेते हैं स्प्रिंग में, अगर आप क्या करें, नीचे की तरफ इसको कोई स्प्रिंग में कुछ लगा दें नीचे, तो स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है वो स्प्रिंग फोर्स है, वो भी बेसिकली कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो आपने जो पढ़ा है वो सही है। फोर्सेस की दो किस्में, आपको एनसीईआरटी को पूरी तरह अच्छे से पढ़ना है। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आ गया, फ्रिक्शन, आपको मसल भी पढ़ना है, मसल के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं वो मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स की वजह से लगता है या चार्जेस के मोशन की वजह से। आपको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि चार्जेस की मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फोर्स होता है, और मैग्नेट की वजह से तो होता ही है। तो मैग्नेटिक फोर्स दो वजह से होता है, एक चार्जेस के मोशन की वजह से और मैग्नेट की वजह से, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, मस्क्यूलर फोर्स, दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, मैंने बताया फोर्स का फार्मूला ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है, डेल पी बाय डेल टी। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज अगर बॉडी पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा। एक फार्मूला हमारा डिराइव किया था हम लोगों ने, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब भी नेट फोर्स होगा किसी बॉडी पर तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी की क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या चेंज होगी, मतलब या तो स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी या दोनों चेंज होगी। और आपने जो पढ़ा है वो शेप चेंज भी हो सकती है। और क्या होगा, जो फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन होगा, बॉडी की स्पीड में जो चेंज आएगी वो किसकी, वो सेंटर ऑफ मास की। मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया था, द पॉइंट वेयर ऑल द मासेस ऑफ द total mass of the body is supposed to be concentrated. मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, जहां पे वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का। ये सारी चीजें आपको ख्याल में रखना है। तो ये थोड़ी बड़ी बात हो गई, लेकिन आपको याद रखना है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स माइक्रोस्कोपिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट बड़े तौर पर हम लोग पढ़ेंगे कि होता है। कौन कौन होता है, बेसिकली फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन आप पढ़ेंगे मस्क्यूलर फोर्स भी होता है। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को जानना है। अब ये फोर्स जब हो गया तो उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रेशर के बारे में। आप 10 सेकंड इसको देखें और नोट डाउन करने की कोशिश करें, और आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो है प्रेशर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्या बोला, इधर से लगा 10 न्यूटन, इधर से लगा 2 न्यूटन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसको मैं छोड़ता हूँ, हवा तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करता है, उसको बोलते हैं बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है। अब जमीन इसको खींचती है, मान लेते हैं 10 न्यूटन से। अब बोलेगा न्यूटन क्या है, एक यूनिट है, जस्ट मेजर करेंगे इतना खिंचाव है 10 न्यूटन, इसका आधा होने से 5 न्यूटन, ऐसा। जैसे ये कितना 1 मीटर, इसका डबल क्या हो जाएगा 2 मीटर। फोर्स को मेजर करने के लिए भी तो इस तरह का कोई यूनिट चाहिए ना, उसको न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। तो 10 न्यूटन का फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ। लेकिन क्या है ना कि हवा ऊपर की तरफ उसको ढकेल के रखा, कितना 1 न्यूटन से। तो बेसिकली कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, 9 न्यूटन नीचे की तरफ, ये नेट फोर्स है हमारा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक। अब क्या है कि आप लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जानते होंगे कि नाइफ के बारे में अगर बात करें, चाकू के बारे में बात करें, चाकू को हम लोग तेज करके रखते हैं या नाखून काटते हैं, तो देखेंगे उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस एरिया है, जो जिससे आप कट करते हैं, जिससे काटते हैं, वो बहुत ही छोटा होता है।
ठीक है, वहीं से हम लोग चीज़ों को जानेंगे। उसी तरह से सुई धागा की बात करें या इंजेक्शन देते हैं, तो वो जो जिसको हम इंसर्ट कराते हैं अपने बॉडी के अंदर, देखिए इसको मैं अगर ऐसे इंसर्ट कराने की कोशिश करूँ तो ये कभी इंसर्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इंसर्ट हो जाएगा, तो बहुत तकलीफ भी होगी। लेकिन अगर हम बात करें इंजेक्शन की, तो उसका जो एरिया है जिसको हम इंसर्ट कराते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो बहुत छोटा होता है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस, जो एरिया है हमारा जिसको हम इंसर्ट कराते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, वो जानने की कोशिश करेंगे। और एक बात जानेंगे, जैसे आप कील ठोकते हैं, ठीक है ना, तो ठोकते हैं तो ऐसे आप नॉर्मली इसको ठोकते हैं, अगर आप ऐसे ठोकेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा आप जानती होंगे, अंदर तो चले जाता है लेकिन दीवार की हालत खराब हो जाती है और जो आपकी कांठी है, नेल है, वो खराब भी हो जाती है। तो एक बात जानने की ये भी कोशिश करेंगे, फोर्स को सरफेस के नॉर्मल होना जरूरी क्यों है, ठीक है, तो कौन सा फोर्स हमारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात और भी है कि अगर हम टेढ़ा भी ठोकते हैं तो चले तो जाता है लेकिन ठीक से नहीं जाता है, और अगर नॉर्मल ठोकते हैं तो ठीक से जाता है। दैट मीन्स कि अगर टेढ़ा ठोकेंगे तो जाएगा जरूर, लेकिन उसका जो फोर्स का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट काम में आया, वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स, ठीक है। अब मान लेते हैं एक बॉडी है, ये नीचे की तरफ इसमें फोर्स लग रहा है, अर्थ लगा रहा है, आप इसके बारे में जान लें, अर्थ फोर्स लगा। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, या कोई बॉडी जिसको मैं 50 किलोग्राम का बॉडी को रखूं, ठीक है ना, 50 किलोग्राम का बॉडी, कितना किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का, ये 50 किलोग्राम का बॉडी पर कौन फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ अर्थ लगा रहा है। तो अर्थ जब फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगाने से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और अर्थ अपने सरफेस के नजदीक जो एक्सेलरेशन क्रिएट करता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका सिंबल है जी, क्या सिंबल है इसका, और जी का वैल्यू सरफेस के नजदीक होता है लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली लेते हैं हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स का फार्मूला क्या है बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो अर्थ फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे वेट। वेट एक फोर्स है जो बॉडी पर लगाता है, कौन लगाता है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड व्हाट, वेट। अब क्या होगा, मास कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, m a नहीं अब mg होगा, इसी को वेट कहेंगे। कितना हो गया हम बताइए, 50 किलोग्राम, और g कितना 10, कितना आ जाएगा बताइए, 500 न्यूटन। तो आपका अगर वजन, जिसको आप वजन कहते हैं, एक्चुअली वो वेट है, अगर आपका मास कितना 50 किलोग्राम, जिसको वजन कहते हैं, वजन नहीं है वो मास है, तो आपका वेट कितना है बताइए, 500 न्यूटन। 10 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्चुअली करना चाहिए 9.8 से, वैसे वो डिपेंड करता है, अगर हाइट बढ़ेगी, ऊपर जाइएगा तो कम होते जाएगा, अंदर जाइएगा तो भी कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे, अर्थ में। तो आप समझ जाइए 10 से मल्टीप्लाई करना है, 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये जो एरिया है, इस एरिया को देख लें, आप बताइए, ये आप जिस मिट्टी में मान लेते खड़े हैं, अगर आपका जो पैर है अगर वो इंजेक्शन के साइज का होता, एकदम इंजेक्शन का, तो आप क्या होते बताइए, अंदर घुस जाते, इंसर्ट हो जाते। लेकिन आपका पैर का जो वो है एरिया है, जो सरफेस से कांटेक्ट में है, वो ज्यादा है, तो एरिया बढ़ने से इंसर्ट का खतरा कम होता है, और एरिया घटने से इंसर्शन ज्यादा हो जाता है। इंसर्ट का मतलब क्या, कि फोर्स का जो इफेक्ट, फोर्स का जो इफेक्ट है, जैसे मैं बात करूं, जितना फोर्स से हम लोग इंजेक्शन डालते हैं उतना फोर्स अगर लगाएं इस कलम को, देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बताइए, ये वाला एरिया जो है, ये एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो फोर्स का इफेक्ट नहीं हो रहा है। आप अगर सब्जी काटने की कोशिश करें, चाकू को पलट दें, तो क्या कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, इसका मतलब एरिया आपने बढ़ा दिया, जिसको कांटेक्ट में लेके आ रहा है उसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो एरिया बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या बताइए, एरिया। तो एरिया अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, और एरिया कम होने से फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो ये एरिया की वजह से हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया। जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि 5 मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर, या आप मान लें एग्जाम्पल 4 मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बताइए, 4 मीटर लेंथ और 4 मीटर ब्रेथ, सॉरी 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर ब्रेथ। वैसे बहुत लंबा चौड़ा हो गया, तब भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर ब्रेथ, इतना होता है 1 मीटर, ठीक है।
तो मान लेते हैं एक चटाई बहुत बड़ा कुछ है, तो 2 मीटर लेंथ, इतना 1 मीटर होता है, इसका डबल 1 मीटर, 2 मीटर लेंथ 2 मीटर ब्रेथ, इतना बड़ा, ठीक है ना, उतना बड़ा का मास हमने क्या लिया 50 किलोग्राम, पतला सा कुछ है, कुछ रखा हुआ है यहाँ पे 50 किलोग्राम का, 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर ब्रेथ से जो स्क्वायर बना है उतना एरिया छेका हुआ है, और 4 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है बताइए आपको, 500 न्यूटन, कितना 500 न्यूटन। तो अब ये बताइए 1 मीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा, 500 न्यूटन बटे 4 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 1 4 1 0 4 2 8 125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए अब क्या है ना, 500 न्यूटन तो फोर्स लग रहा था, जैसे आप बोलेंगे, आप अगर जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि इसका भाव कितना है, इसका प्याज का, तो प्याज का भाव आप 1 किलोग्राम का लेते हैं, कितना का 1 किलोग्राम का, तो एक का जानने से जैसे हमको अलग अलग सरफेस में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सरफेस एरिया होगा, वो जो एरिया होगा, एरिया जो कांटेक्ट में आएगा वो अलग अलग होगा, तो सबको सेम करने के लिए हमने क्या सोचा कि सबका अलग अलग होगा जरूर, ठीक है, लेकिन हम लोग किसकी बात करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे 1 मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में लीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसका यूनिट है ये, एरिया का, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर, क्या बोलेंगे, प्रेशर। अब देखिए यहाँ एरिया नीचे आ गया और फोर्स ऊपर चला गया, तो अगर आप देखिएगा यूनिट एरिया पर द फोर्स क्या हो जाएगा बताइए, फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लेकिन इसके बारे में और हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो एनसीईआरटी में इसके डेफिनेशन को देखिएगा, लिखा द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, आप लिख सकते हैं, ये एनसीईआरटी इस्तेमाल कीजिएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। और एग्जांपल्स नाइफ वगैरह का आप तो समझ ही रहे, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, यहां ऊपर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, मतलब कौन, ये फोर्स जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है। लेकिन मैं और कुछ सारी चीजें बताऊंगा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर -2, इसी को शॉर्ट में मतलब पास्कल। अब P स्मॉल होगा, याद रहे P स्मॉल होगा, पूरा लिखिएगा तो पास्कल, पूरा लिखिएगा तो P स्मॉल होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट में लिखिएगा तो कैपिटल P स्मॉल है। अगर आप कैपिटल P यहाँ लिख देते हैं तो ये साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। ये डिस्कशन शायद मैं क्लास 7 में किया हूँ, ठीक है, इतना आप नोट डाउन करें। मैं प्रेशर के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, इससे क्या पता चला, नीचे है एरिया, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, लेस एरिया मोर प्रेशर, लिख लीजिए इसको, लेस एरिया मोर प्रेशर, मोर एरिया लेस प्रेशर, ठीक है। तो चाकू की बात करें तो चाकू में एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए सब्जी कट जाती है, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है। इंजेक्शन में एरिया कम होता है तो इंजेक्ट हो जाता है आराम से, क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। कहीं एरिया ज्यादा करना पड़ता है, जैसे ऊंट रेगिस्तान में चलता है तो क्या होता है, उसका अगर एरिया बहुत कम होता है, पैर के जो कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या हो जाता है बताइए, वो इंसर्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है, उसको चलने में क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है। तो अल्लाह ने जो बनाया, गॉड ने जो सारी चीजें नेचर को बनाया है बहुत ही बैलेंस्ड है। कहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना चाहिए, कहाँ एरिया ज्यादा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है प्रेशर पर। तो कहाँ प्रेशर कैसी जरूरत है, कहाँ प्रेशर की, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर की बहुत सारी बातें और भी करेंगे, और ये स्केलर क्वांटिटी भी याद रख सकते हैं। स्केलर का मतलब होता है अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, एनसीईआरटी का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये फार्मूला हो गया, असाइनमेंट ये हो गया, सारी चीजें हो गई। और मैं प्रेशर में कुछ चीजें बताऊंगा, फिर उसके बाद एक्टिविटीज आपको खुद करनी है जो आप, हाँ और एक बात जो आप देखे होंगे जिसको हम लोग पॉचर बोलते हैं, वो जो कुली जिसको बोलते हैं, कुली क्या करता है, जब सामान को लेता है ढोता है तो देखिएगा कि अगर वो जस्ट डायरेक्ट अगर सर पे ले लीजिएगा आप सामान को तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ऊपर में क्या देता है, कपड़े का बना हुआ एक बहुत ज्यादा उसको एरिया को बढ़ा देता है, उसके ऊपर रखता है, तो उसको आराम से वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। दैट मीन्स वो क्या घटाता है, फोर्स तो नहीं लगता लेकिन एरिया बढ़ा देता है। एरिया बढ़ाने से क्या हो जाता है, प्रेशर घट जाता है। कांटी कैसे इंसर्ट हो जाती है, क्योंकि कांटी में जो एरिया है उसको क्या करके रखें हम लोग, कम करके रखें, और कम एरिया से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इंसर्शन चाहिए वहां पे। और कुली का ऐसा थोड़े कि सामान रखे और सामान उसके सर में घुस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें। उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपको एनसीईआरटी से स्टडी करना है
ठीक है। लेकिन मैं आज जो प्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप इतना नोट डाउन करें, ठीक है। अब बात है कि जब हम लोग प्रेशर की बात करेंगे ठीक है। अब प्रेशर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कभी कभी हम लोग इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, मानते हैं हमने इधर लगाया फोर्स। आप एक बात जाने, कुछ और बातें कर लो, थोड़ा सा आपको समझ आएगा। आपने देखा होगा नाव को चलते हुए, ठीक है, ये नदी है मान लेते हैं, ठीक है। अब नदी में जो पानी बह रहा है, नदी में पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है, और आप जो नाव को लेके जा रहे हैं वो ऐसे लेके जा रहे हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा शायद, नाव इधर आप लेके जा रहे हैं लेकिन नाव जाता कहाँ पे, यहाँ जाता है, ये आप देखिएगा। तो आपको ये बात शायद कम समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि इसकी जो वेलोसिटी है, नाव की वेलोसिटी इधर है और नाव पर हमने फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देने की कोशिश किया, लेकिन पानी किधर लेके जाना चाह रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये नाव वाले को पता होता है, वो क्या करता है ना, वो ऐसे चलता है, जिसकी वजह से अगर यहां जाना है तो यहां पहुंचता है, लेकिन अगर वो ऐसे जाएगा तो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। दैट मीन्स एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ क्या है बताइए, बोट, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, वाटर या रिवर। दोनों क्या है, एक्चुअली बोट पर ही लग रहा है, दोनों फोर्स तो बोट पर ही लग रहा है। दोनों वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है वो किसका, एक्चुअली वेलोसिटी दोनों जो, सॉरी मैं क्या कह रहा था कि बोट में पानी के द्वारा भी तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बोट खुद इधर जाना चाह रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है, उसके दो, ये एक्चुअल है, ये रिजल्टेंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट की दो बातें हो गई ना, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में। मेरी बात समझ आ रही है, बात आपको समझ आनी चाहिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पे, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि आप देखेंगे, अगर मैं अगर इसको, जैसे यहां पे क्या लग रहा है, नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन अगर मैं इधर लगाया, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का, और ये एंगल बना रहा है कितना, 37 डिग्री का। जस्ट आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये ट्रॉली मान लेते हैं, ऐसे हम जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये फोर्स लगाते हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, लेकिन ये ट्रॉली जाता किधर है, ये ट्रॉली इस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको अगर ऐसा हो कि ये फोर्स अगर मैं गलती से इधर लगाऊं और कोशिश करूं कि राइट साइड में जाए, क्या कभी पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, किसमें था, रेस्ट में। तो मोशन में इस डायरेक्शन में लाने के लिए उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें, मैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स तो था ही नहीं, तो इस डायरेक्शन में बॉडी रेस्ट से मोशन में कैसे आया, क्योंकि बॉडी को रेस्ट से मोशन में जिस डायरेक्शन में लाना है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होना पड़ेगा। दैट मींस जितना मैंने कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो 10 न्यूटन है, मैंने अभी जो दिखाया एग्जांपल, ये वाला और एक ये वाला को हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये जो फोर्स है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन। कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। और ये कितना डिग्री है बताइए, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये कितना होगा बताइए, 90 डिग्री, ये 37, ये क्या होगा 53 डिग्री। ये सब समझिएगा, 37 53 डिग्री तो 90 हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बताइए सबसे बड़ा कौन है, 90 डिग्री, सबसे छोटा कौन है, 37 डिग्री। तो इस 37 डिग्री का जो ऑपोजिट है, इसका वैल्यू निकल के आता है, ये आपको याद रखना है। अभी ये होता है 3 और ये कितना होता है 4 और ये कितना आएगा 5।
ये निकल के आएगा। 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 4 स्क्वायर कितना 16, उसका स्क्वायर रूट करिएगा तो 5 आएगा। तो आप ये समझिए कि मैंने गलत कर दिया, ये एक्चुअली 6 होगा, ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 8, और 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 8 स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, तो ये आएगा 10। तो अब ये 10 के दो कंपोनेंट हो गए। आपको इतना याद रखना है टोटल फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना 10 न्यूटन, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन में आ रहा है रेस्ट से उधर कितना लग रहा है 8 न्यूटन, और ऊपर कितना लग रहा है 6 न्यूटन। ऊपर के बारे में डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, ऊपर एक्चुअली बैलेंस्ड हो जाता है। आप जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है ट्रॉली उसके बारे में बात करेंगे। कितना न्यूटन लग रहा है 8 न्यूटन, लेकिन हमने लगाया कितना था 10 न्यूटन। इसका मतलब इसको बोलते हैं कंपोनेंट। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, अगर वो 90 डिग्री नहीं है, अगर वो 90 डिग्री नहीं है तो उसका उतने डिग्री के बाद 37 डिग्री में भी फोर्स लग रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स को अगर हम 37 की तरफ देखें तो उसका फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू है। कितना है 10 न्यूटन का 8, 5 का कितना होता 4 होता, आपको जस्ट याद रखना है। 10 का कितना होगा 8 होगा, 20 का कितना होगा 16 होगा। बोलिएगा कैसे आएगा, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में हम लोग आगे जानेंगे। जस्ट इतना जाने कि जो फोर्स जिस डायरेक्शन में हम लगाते हैं उसमें उसका कंपोनेंट अगर निकालें 90 डिग्री छोड़कर, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, आप खुद सोचिए इधर अगर फोर्स लगा 10 न्यूटन का तो क्या बॉडी इधर खसकता है? मतलब 90 डिग्री में जो कंपोनेंट होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसको जब ऐसे एंगल बढ़ाते जाते हैं तो छोटा होते जाता है। क्या होते जाता है? छोटा। देखिए एंगल बढ़ाते जाएंगे छोटा होते जाएगा, और जब एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा। तो कंपोनेंट का मतलब ये है कि 90 डिग्री छोड़कर कोई भी एंगल में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल में भी कुछ फोर्स लग रहा है। तो 10 का कितना लगा 37 डिग्री लिए तो 8 लगा। मेरी बात समझ आ रही है? कितना लगा 8 लगा। तो अब ये बात समझनी है कि 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा, ठीक है ना। अब ये 6 न्यूटन किधर लगा? इस डायरेक्शन में लगा, तो 6 न्यूटन हमारा इधर लगा। ये 6 न्यूटन, इधर कितना 8 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन ऊपर लगा और नीचे मान लेते हैं लग रहा था कुछ फोर्स, ठीक है। अब बताइए, हाँ मान लेते हैं ये कितना किलोग्राम का है 2 किलोग्राम का बॉडी। तो मैंने अभी बताया 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। mg नहीं पता है, m कितना 2 और g कितना 10, 20 न्यूटन। तो बताइए पहले 20 न्यूटन नीचे लग रहा था, ऊपर कितना लग रहा है अभी 6 न्यूटन। तो घटा या बढ़ा, ये जो फोर्स है ऊपर नीचे वाला, मतलब नीचे वाला फोर्स 20 न्यूटन लगता है, ये फोर्स अगर नहीं लगता तो इधर कितना फोर्स लगता 20 न्यूटन, ऊपर तो लगता ही नहीं। अभी चूंकि इसकी वजह से 8 न्यूटन राइट की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 6 न्यूटन। तो बताइए 20 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन कितना हो गया हमारा, नीचे की तरफ नेट फोर्स हो गया हमारा 14 न्यूटन। कितना न्यूटन 14 न्यूटन। ये बात आपको समझ आ रही है शायद। तो इस तरह से हम फोर्स लगाएंगे। तो ट्रॉली को देखिएगा, ट्रॉली या वो जो आप घास वगैरह काटता है उसका मशीन का नाम मुझे याद नहीं है, जब इस तरह से फोर्स लगाते हैं आराम से वो गाड़ी आ जाती है। इस तरह से जब हम लोग खींच के चीजों को लेके आते हैं ऐसे लेके आते हैं। लेकिन अगर उसको अगर ऐसे ठेल के लेके जाए, पुश करें, क्या करें पुश करें, तो पुश करने में तकलीफ होती है, पुश करने में तकलीफ होती है। लेकिन अगर ऐसे पुल करें तो पुल करने में आसानी होती है। तो ये क्वेश्चन होता है कि पुश करने में आसानी होती है कि पुल करने में आसानी होती है? तो पुल करने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 20 न्यूटन पहले लग रहा था, ऊपर 6 न्यूटन लगा, इसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो नीचे वाला फोर्स है वो 14 न्यूटन कम हो गया। जब फोर्स कम हो गया तो प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि एरिया तो सेम ही रहा ना। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये बात समझिए, तो टफ लगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर समझा दूंगा आपको। अब क्या हुआ, किसी ने क्या किया, इसको पुश किया, ठीक है, और ये भी एंगल कितना बनाया 37 डिग्री। अब ये पुश किया और 10 न्यूटन लगाया अंदर की तरफ। किधर लगाया? अंदर की तरफ। अब इसका जो रिजल्टेंट है ये 10 न्यूटन है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक किधर होगा बताइए, एक होगा नीचे और एक होगा राइट में। मतलब यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बनेगा जो अभी बनाया था मैं। तो यहाँ पे कितना होगा बताइए 8, यहाँ कितना होगा 10 का, इधर कितना होगा 8। अब बोले कैसे, आपको जस्ट याद रखना है, मैंने बताया ये सारी चीजें वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़ेंगे। ये 8 है और ये कितना 6 है। तो 10 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में कितना हो गया 8, नीचे क्या हो गया बताइए 6। मतलब ये 8 है और ये कितना है 6 न्यूटन। 6 न्यूटन नीचे लग रहा है और 8 न्यूटन राइट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम कौन सी बात करेंगे, नीचे वाली बात करेंगे। तो ये नीचे 2 किलोग्राम का बॉडी था, नीचे कितना फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन। अब बताइए 20 न्यूटन तो पहले से नीचे लग ही रहा था। अभी जो हमारा जो फोर्स है इस 10 न्यूटन का जो कंपोनेंट है वो किधर लगा। ये थोड़ा टफ बात अगर हो जाए तो आप इसको
नहीं भी समझ आया तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यूं समझिए कि 10 न्यूटन चूंकि किधर लग रहा था, हम पुश कर रहे थे, तो इसका जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो उधर ही होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स पहले कि ये इधर लग रहा है तो ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है तो ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ। अब 6 न्यूटन भी नीचे लग रहा है और 20 न्यूटन भी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो अभी रिजल्टेंट कितना हो गया इस बॉडी पर बताइए, 20 और 6 26 न्यूटन। इसमें कितना हो गया 14 न्यूटन। तो इसमें फोर्स घटा, इसमें फोर्स बढ़ा, तो ये हो गया हमारा पुश, और ये क्या हो गया पुल। तो पुश करने से क्या होता है बताइए, जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है ना जमीन पर सरफेस पर, नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स जो है ना, नॉर्मल फोर्स जो सरफेस में 90 डिग्री में लग रहा है वो बढ़ गया, यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। तो इजी क्या होगा बताइए, पुश करना कि पुल करना, पुल करना, क्योंकि पुल करने में क्या हो गया, फोर्स कम हो गया और एरिया तो सेम है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जो प्रेशर की बात आएगी वो पूरा फोर्स को नहीं लेंगे। कौन सा फोर्स लेंगे बताइए, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जो फोर्स नॉर्मली लगेगा। हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला जैसे कांटी को ठोकते हैं, हमने बताया कांटी को ठोकते हैं, कांटी अंदर क्यों चले जाता है और थोड़ा सा अंदर भी जाता है, खराब भी हो जाता है कांटी। तो अंदर जाने की वजह ये है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका नॉर्मल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स है। अगर पूरा का पूरा अगर ऐसे फोर्स लगाए तो जाएगा कांटी, कभी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे कांटी अगर मारे तो चले जाता है अंदर, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ भी होती है और टूट भी जाता है, लेकिन जाता है। वो जाने का रीजन ये है कि कुछ ना कुछ इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है। तो नॉर्मल, एक्चुअली हम लोग फोर्स नहीं लेते, कौन सा फोर्स लेते हैं, जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, दो कंपोनेंट होगा, एक सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा और एक सरफेस के पैरेलल होगा। तो कौन सा वाला लेंगे, सरफेस से 90 डिग्री वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो आपको ये समझ आएगा पुश और पुल की कहानी। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, इसमें क्या होता है, प्रेशर में पूछा जाता है। वैसे ये हायर स्टैंडर्ड की बात हो गई कि जो प्रेशर है वो फोर्स बाय एरिया, दूसरा प्रेशर फोर्स बाय एरिया, इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन होता है। फोर्स ओवर एरिया मतलब फोर्स परपेंडिकुलर, हम पहले लेते हैं फोर्स बाय एरिया परपेंडिकुलर, या फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया, या जस्ट फोर्स बाय एरिया, ऐसे ही रखते हैं पहले। फोर्स बाय एरिया नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय एरिया नॉर्मल। चौथा क्या होगा, फोर्स एफ नॉर्मल बाय एरिया। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स कहते हैं, को क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो जो फोर्स होता है ना, फोर्स जिस डायरेक्शन में हम लगाते हैं वो फोर्स, वो वाला फोर्स नहीं लेना है। कौन सा फोर्स लेना है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं 10 न्यूटन, ये तो नॉर्मल लगा ही रहे हैं। तो नॉर्मल न लगाएं तब की बात हो रही है। तो नॉर्मल फोर्स अगर लगाएंगे इसका सारा का सारा नॉर्मल उधर ही हो रहा है, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। इसका कंपोनेंट जो आएगा वो देखना पड़ेगा कितना निकल के आएगा। तो कौन सा फोर्स लेते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर हो गया बताइए, एफ नॉर्मल ओवर एरिया। ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं, आपको याद रखना है। बेसिकली मुझे बताने का मकसद ये था कि जो प्रेशर में फोर्स लेते हैं वो कौन सा फोर्स लेते हैं, सरफेस के साथ जो एंगल कितना बन जाता है 90 डिग्री। हो सकता है कि वो फोर्स थोड़ा सा एंगल हो कुछ उसके साथ, तो उसका कुछ कंपोनेंट निकल के आएगा। और अगर पूरा सरफेस के साथ वो ऐसे अगर आप मारें तो कभी कांटी तो जाएगा ही नहीं, तब तो कोई कंपोनेंट ही नहीं मिलेगा। शायद आपको समझ आया, नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं। आपको जो प्रेशर के बारे में बताया, जस्ट इतने आ रहा है, लेस एरिया मोर प्रेशर, मोर एरिया लेस प्रेशर, और आपको एक्टिविटी शुरू कर देनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।